हम अक्सर जिंदगी की तुलना किसी वीडियो गेम से करते हैं, है ना? जब चीजें बहुत भारी लगने लगती हैं और स्क्रीन पर चारों तरफ से खतरे मंडरा रहे होते हैं, तो हर कोई बस एक पॉज बटन दबाना चाहता है। हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक की जरूरत तो सबको होती है। वही तो, एक ऐसा बटन जो गेम को खत्म तो नहीं करता, लेकिन बस सांस लेने का एक छोटा सा मौका दे देता है। आपको अपनी अगली चाल सोचने की मोहलत मिल जाती है। ये सच में एक बहुत ही सटीक सादृश्य है, क्योंकि देखिए, कानूनी दुनिया में खासकर जब किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो वो पॉज बटन असल में जमानत या बेल कहलाता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि व्यक्ति केस जीत गया है। ये सिर्फ उस समय के बारे में है जब कानूनी प्रक्रिया चल रही होती है, और उस दौरान व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ रहेगी, जेल की सलाखों के पीछे या बाहर। बिल्कुल, और आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य भी यही है। मतलब हम कानूनी दुनिया के इस बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले विषय को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा आपने। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो कोई भारी भरकम धूल खाती हुई कानून की किताब नहीं है। हाँ, वो बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल, ये एक बेहद व्यवहारिक गाइड है, द लीगल आर्किटेक्ट्स गाइड टू बेल एंड लिबर्टी, जिसका भाग 12 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि FIR से फैसले तक की प्रक्रिया को समझाता है। राइट। एकदम सही। मतलब ये पूरी तरह से धरातल पर काम आने वाली जानकारी है, जो एडवोकेट मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी ने संकलित की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रोताओं की सहायता के लिए मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया है, जो है 9839036853। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। बिल्कुल, इस पर कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप कर सकता है या रात 8 से 10 बजे के बीच कॉल करके संपर्क कर सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ जरूर। देखिए, इस गाइड की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिद्धांतों से आगे बढ़कर व्यवहारिक पक्ष पर बात करती है। और जब हम जमानत की बात करते हैं, तो जो नए कानून आए हैं ना, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत इस पूरी व्यवस्था को एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकाया गया है। एक तरफ किसी भी इंसान की निजी स्वतंत्रता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। कानून ये मानता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, किसी को बेवजह बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता और समाज की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। हाँ, मतलब बाहर रहकर कोई व्यक्ति सबूतों को नष्ट न कर दे या गवाहों को न डराए। वही तो, ये सुनिश्चित करना भी न्याय प्रणाली का ही काम है। इनमें से बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है। तो चूंकि हमने इसे गेम के पॉज बटन की तरह समझा है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि क्या ये बटन किन परिस्थितियों में काम करता है? क्या ये हर लेवल पर काम करता है? ठीक इसी बिंदु पर अपराधों का वर्गीकरण हमारी चर्चा में आता है। कानून ने अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा है। अच्छा, 2 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला है जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस, जहां जमानत पाना एक तरह से अधिकार है। और दूसरा है गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक मिनट, यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। मतलब अगर किसी अपराध का नाम ही गैर जमानती या नॉन बेलेबल है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें जमानत मिल ही नहीं सकती? क्या ये नाम अपने आप में थोड़ा भ्रामक नहीं है? अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि हमें शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, गैर जमानती का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जमानत का पूरी तरह से निषेध हो गया है या दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? दरअसल ये नाम जमानत के निषेध को नहीं, बल्कि शक्ति के हस्तांतरण को दर्शाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब मामला गैर जमानती अपराध का होता है, तो शक्ति पुलिस के हाथ से निकलकर पूरी तरह से न्यायालय के विवेक के अधीन आ जाती है। ओह, मतलब अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा हक है। एकदम सही। अब गेंद पूरी तरह से जज के पाले में होती है, और यहीं से मजबूत कानूनी आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता जन्म लेती है। तो ये जानकर कि गैर जमानती अपराधों में गेंद न्यायालय के पाले में होती है, हमें ये समझना होगा कि जज किन पैमानों पर ये तय करते हैं कि किसे बाहर रहने का मौका मिलेगा और किससे नहीं। बिल्कुल। और मनीष शुक्ला जी के अनुसार न्यायालय मुख्य रूप से 4 आधारों पर निर्णय लेता है। वो 4 आधार क्या है? पहला, अपराध की प्रकृति। दूसरा, साक्ष्यों की मजबूती। तीसरा,
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और चौथा फरार होने की संभावना। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम इन 4 पैमानों को ध्यान से देखें तो ये मुझे पूरी तरह से बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया जैसा लगता है। बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया? यह दिलचस्प सादृश्य है। हाँ, मतलब देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे बैंक लोन देने से पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। कानूनी भाषा में ये आपका आपराधिक इतिहास हो गया। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। फिर बैंक देखता है कि आपकी आमदनी कितनी है। अदालत के नजरिए से ये साक्ष्यों की मजबूती हो गई। सही बात है। और फिर बैंक ये भी देखता है कि कहीं आप पैसे लेकर देश छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे, जिसे आप फ्लाइट रिस्क या फरार होने की संभावना कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बैंक लोन बड़ा है तो वो गारंटर भी मांगते हैं। हाँ, और अदालत में वो गारंटर व्यक्तिगत बंधपत्र या पर्सनल बॉन्ड और जमानती यानी श्योरिटी के रूप में काम करता है, एक तरह से बैंक की कोलैटरल की तरह। मुझे ये सादृश्य बहुत पसंद आया। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो न्यायालय असल में समाज की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आजादी के बीच एक जोखिम मूल्यांकन कर रहा होता है। मतलब एक तरह का रिस्क असेसमेंट। जी हाँ। यदि अदालत संतुष्ट है कि ये व्यक्ति बाहर रहकर कोई खतरा पैदा नहीं करेगा, तभी वो श्योरिटी जैसी शर्तों के साथ जमानत देती है। अब जब हमें पता है कि अदालत किन बातों पर ध्यान देती है, तो अगली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि इन बातों को कागज पर सही तरीके से कैसे उतारा जाए। यही सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, और अमन बाजपेयी जी ने अपनी गाइड में ड्राफ्टिंग की कला पर बहुत जोर दिया है। तो एक जमानत प्रार्थना पत्र में क्या लिखना चाहिए ताकि जज को आसानी से संतुष्ट किया जा सके? देखिए, प्रार्थना पत्र में कुछ अनिवार्य चीजें होनी ही चाहिए, जैसे अभियुक्त का संक्षिप्त विवरण, आरोपों का सार, निर्दोष होने या झूठा फंसाए जाने का ठोस कानूनी तर्क, और साथ ही न्यायालय को यह आश्वासन कि अभियुक्त सभी शर्तों का पालन करेगा और फरार नहीं होगा। अमन जी की एक प्रैक्टिकल टिप ये है कि आवेदन हमेशा संक्षिप्त, तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सटीक होना चाहिए। वेट रियली? मतलब वकीलों को अपनी एप्लीकेशन में बॉलीवुड फिल्मों जैसी कोई भावुक कहानी नहीं लिखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या भावनाओं से ज्यादा कोरे तथ्य काम आते हैं? मतलब हमने तो फिल्मों में देखा है कि वकील बहुत इमोशनल स्पीच देते हैं कागजों में। हाँ, यही तो सिनेमा का सबसे बड़ा भ्रम है। असल में न्याय व्यवस्था भावनाओं पर नहीं, ठोस तथ्यों पर चलती है। अच्छा। अगर कोई वकील प्रार्थना पत्र में अनावश्यक बातें और पारिवारिक कहानियां लिख देता है तो उससे जज का ध्यान मुख्य कानूनी तर्कों से भटक सकता है। ओह, तो मतलब टू द पॉइंट रहना जरूरी है। बिल्कुल। अनावश्यक बातें लिखने से जमानत मिलने में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। सटीक ड्राफ्टिंग ही एक सफल जमानत की चाबी है। ये सच में बहुत ही व्यावहारिक और गहरी जानकारी है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो मनीष शुक्ला जी का एक अंतिम विचार है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। हाँ, वो क्या है? वो ये कि जमानत मिल जाना कोई अंतिम जीत नहीं है, ये सिर्फ केस लड़ने का एक अवसर है। 100%। जो व्यक्ति बाहर रहकर न्यायालय की शर्तों का सम्मान करता है, वो असल में अपने केस को और मजबूत बनाता है। वो सिस्टम को दिखाता है कि वो भरोसे के लायक है। बिल्कुल। और श्रोताओं को ये भी याद दिलाना जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया यहीं जमानत पर नहीं रुकती। स्रोत सामग्री के अनुसार अगली महत्वपूर्ण सीढ़ी है आरोपी का बयान। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड। जी, जहां से बचाव की रणनीति और स्पष्ट होती है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह की कानूनी जानकारी क्यों मायने रखती है। बिल्कुल। जब आपके पास कानून की बुनियादी समझ होती है तो संकट के समय में घबराहट कम होती है। लोग पैनिक नहीं करते। सही बात है। और आप सही कदम उठा पाते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। कैसा प्रश्न? देखिए, अगर जमानत मिलना इस बात पर इतना ज्यादा निर्भर करता है कि प्रार्थना पत्र कितने सटीक और तथ्यात्मक रूप से ड्राफ्ट किया गया है। हाँ, वो तो हमने अभी डिस्कस किया। तो क्या हमारी न्याय प्रणाली अनजाने में उन लोगों के पक्ष में नहीं झुक जाती जो बेहतर कहानीकार का खर्च उठा सकते हैं? ओह, मतलब जो लोग महंगे और कुशल वकील रख सकते हैं। बिल्कुल। बजाय इसके कि फैसला केवल व्यक्ति की मासूमियत पर आधारित हो, क्या ये इस बात पर निर्भर नहीं हो जाता कि आपका वकील कागज पर कितने अच्छे से बात रख सकता है? ये तो सच में बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। मतलब क्या न्याय सबके लिए एक समान है या ड्राफ्टिंग स्किल्स पर निर्भर है? खैर,
इस अंतिम विचार के साथ हम आज श्रोताओं को स्वयं मनन करने के लिए छोड़ते हैं। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।